Myself Monica Kuspa. Welcome to Study Gloss. Today we will start with Bretton Woods Conference. इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है बिकॉज आपके जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमी को वर्किंग कर रही है या आपकी ट्रेड्स वगैरह को रेगुलेट कर रही है पॉलिसीज, इन सब का ओरिजिन आपका वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का सबका ओरिजिन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही है। आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा जब स्टार्ट हुआ तो अब इकॉनमी को कैसे गवर्न करना है, इकॉनमी को कैसे बेटर वे में आगे लेके आना है, कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, कैसे हम अपनी इकॉनमी को अच्छे से लीड करेंगे, इन सब को एक सॉल्व करने के लिए और इसके लिए एक पर्टिकुलर एक ऐसा रिफॉर्म्स लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्कआउट करेगी इस चीज़ को, कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, वो मिले आपस में एक होटल रूम में ब्रिटेन वुड्स में। वहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें डिस्कस की। इनका मेन पर्पस था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर हो ताकि हम इकोनॉमी को अच्छे से लीड कर पाए और हम आगे और अच्छा डेवलप कर पाए, और जो डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड अनप्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी मेन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। द कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1994 में। इसका मेन पर्पस था बनाना इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बैंक जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस लेड व्हाट वी कॉल ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। इसे हम कहते हैं ऑफिशियली ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस सिस्टम फॉर इंटरनेशनल कमर्स एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, क्योंकि हमारे कमर्स एंड फाइनेंशियल रिलेशंस को ये क्या करेगा, लीड करेगा और हमें गाइड करेगा। 50 कंट्रीज ने नेगोशिएट किया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए 1947 में। एक अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने अब ये डिसाइड किया कि कुछ टैरिफ्स एंड बाइंडिंग्स होंगे और हमने रिड्यूस। टैरिफ्स का मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू नीड टू ट्रेड विद सम कंट्री, तो पर्टिकुलर प्राइजेस, पर्टिकुलर आपके पहले से ही आप प्री जैसे आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही उसके चीज़ें समझते हैं, अच्छा मुझे यहाँ के लिए ये चीज़ पे करने की पड़ेगी, क्योंकि एक रेगुलेशन सिस्टम है जो सबके लिए इक्वली होगा। उससे उन चीज़ों से क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आप बेटर वे में ट्रेड कर सकते हो। तो हमारे पास 1947 में क्या आया बन के, दैट इज जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं GATT। ठीक है, 23 मेंबर्स थे इसके जिन्होंने इसको फाउंडिंग मेंबर्स थे। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्यों ऐसा ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया, क्या ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आगे बन के नहीं आया? क्योंकि GATT तो टेम्प्रेरी बेस पे बना था कि तब तक हम काम चलाते हैं जब तक हम एक पर्टिकुलर नेगोटिएशंस के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। अब हवाना कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे क्या हुआ कि अब रेक्टिफाई करना था 1950 में इसको कि भाई हम अब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। बट जो मेजर कंट्री थे US, उसने क्या किया, उसने ये अनाउंस किया कि हम इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। तो रीज़न क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे क्या था कि हम गोल्ड के प्राइस में डॉलर के जो रेट्स होते थे वो डिसाइड होते थे। उस टाइम पे USA की जो गोल्ड था काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और उसे ये लगा कि भाई अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा जो उसकी इकोनॉमी है वो मात खा जाएगी और उसकी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, और उसने डायरेक्टली मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ इट। GATT अब बना कि भाई अब जब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है तब तक इसने वर्क किया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद इसका काम खत्म हुआ, क्योंकि टेम्प्रेरी बेस पे था। अब GATT अपना काम कर रहा था, ये राउंड्स होते थे, वहाँ पे डिसाइड होते थे कि भाई किस पॉलिसी पे कैसे काम करना है, कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं, कैसे चेंजेस लाने हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपने पॉइंट आउट करती थी। बहुत से राउंड्स हुई, लेकिन जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली बन के आया, वो आपका 8th राउंड जिसको कहते हैं उड़गे राउंड 1986 से 1994 तक। अब फिर नेगोटिएशंस हुई, बातें हुई, क्योंकि आपका इसका ड्रॉबैक क्या था, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, इसमें आपकी सर्विसेज, ट्रेड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स इंक्लूड नहीं था। अब सपोज आप कोई चीज़ बनाते हो तो आपने सुना होगा कॉपीराइट है, पेटेंट है, वो चीज़ें क्या कहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कि आपका कोई इन्वेंशन है या आपने कोई फिलॉसफी थ्योरी या कोई भी बुक पब्लिश की है जो आपने की है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे सेव करना है, उस चीज़ को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो इसका तो नोशन था नहीं, ये चीज़ें नहीं हो रही थी। और एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, अब जो
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो हर कोई कंट्री नहीं बना रही है ना, जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे हमारा भी उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, और इंडिया टेक्सटाइल में भी काफ़ी अच्छी है। तो हमारे लिए तो ये प्लेस था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात हो रही है। सो इसके ड्रॉबैक्स थे। इन्हीं ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए आगे जाके हम कोशिश करते हैं साइन करने की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। बट अगेन 1990 में क्या होता है, यूएस एंड यूरोप यूनियन क्या करती है, मना करती है, उनमें कुछ इश्यूज आते हैं एग्रीकल्चर पे। बट वो फिर मिलते हैं 1992 में, और यहाँ पे वो अपनी जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करते हैं और एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं। इस डील को कहते हैं ब्लेयर हाउस एकॉर्ड। ब्लेयर हाउस एकॉर्ड फाइनली, जो जिसका हमें वेट था, और फाइनली जो हमें चाहिए था, दैट 1993 में, 1993 1994 में ये सब चीज़ें रिजॉल्व हुई। फाइनली वी गॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब होली सोली पर्पस है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसीज़ का, फिनेंशियल पॉलिसीज़ का, टैरिफ एंड ट्रेड्स का, कि हम वर्ल्ड को और बेटर वे में ले, और जितने भी आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह है उसको देखे, एक हार्मनी एंड स्टेबिलिटी लाए, और लोग फ्रीली क्या कर पाए, ट्रेड कर पाए अक्रॉस द ग्लोब। और पर्टिकुलर नॉर्म्स हो, पर्टिकुलर वहाँ पे आपके, जैसे हम क्या करते हैं, सपोज आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल जो रिलेट करती है इसको। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, राशन लिस्ट प्रोवाइड करती है, हर जगह अक्रॉस वही लिस्ट चलती है। उसका क्या पर्पस होता है, जब वो राशन लिस्ट पर्टिकुलर होएगी तो उसमें करप्शन नहीं हो सकती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो सबको फेयर एंड इक्वल प्राइस पे मिलेगी, तो अमीर भी उसको ले सकता है, और खासकर जो पुअर लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सेम मैनर में इंटरनेशनल लेवल पे जब हमें चीज़ों को मेंटेन करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है, ये नहीं करना है कि भाई इसको मोनोपोली दे दे और इसको मार्केट में मोनोपोली दे दे। सब चीज़ें ऐसे हमें साथ में लेके चलनी है, ताकि जो वर्ल्ड है उसका जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो और बेटर हो, और ग्रोइंग हो, और डेवलपिंग हो, और जो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ है उनको भी उसका बेनिफिट्स मिले, वो भी अपने ट्रेड्स वगैरह आगे बढ़ा पाए। I hope you understand this. Take care, stay blessed.